तो आज हम गोता लगा रहे हैं साइबरपंक भविष्य की इस अवधारणा में। जी। ये विज्ञान कथा की वो दुनिया है जिसे अक्सर कहते हैं हाईटेक लो लाइफ। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्नत तकनीक तो है पर साथ में सामाजिक पतन भी। और बड़ी कंपनियां हावी हैं, असमानता बहुत गहरी है। ये सोच मेरे ख्याल से 80 के दशक में उभरी थी, है ना? जी हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं साइबरपंक फ्यूचर्स लिविंग इन ए डिजिटल डायस्टोपिया के कुछ अंश। तो इन्हीं के आधार पर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया असल में दिखती कैसी है। हाँ, और इसकी खास बातें क्या है, और क्या आज के हालात, मतलब आज 20 मई 2025 है, तो क्या आज के ट्रेंड्स हमें वाकई ऐसे किसी भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए इन स्रोतों की पड़ताल करते हैं। तो जैसा आपने कहा, इसकी शुरुआत 80 के दशक में हुई। हाँ। और ये 60-70 के दशक के न्यू वेव साइंस फिक्शन से प्रभावित था। हाँ बिल्कुल। विलियम गिब्सन की न्यू रोमांसर 1984 की और रिडले स्कॉट की फिल्म ब्लेड रनर 1982 वाली। ये तो क्लासिक्स है। इन्होंने ही इसे एक तरह से परिभाषित किया। हैकर्स, एआई, विशालकाय कॉरपोरेशंस और वो नियॉन रोशनी में नहाए जर्जर शहर। हाँ, और अकीरा, घोस्ट इन द शेल जैसी रचनाओं ने भी इसके जो मूल विषय थे उनको पुख्ता किया। बिल्कुल। और इन स्रोतों के मुताबिक साइबरपंक दुनिया की कुछ खास पहचानें हैं जो इसे एक डिजिटल डिस्टोपिया जैसा बनाती हैं। अच्छा, जैसे सबसे पहले तो परिवेश, मतलब सेटिंग। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया बहुत ज्यादा शहरी होती है, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके नीचे झुग्गी झोपड़ियां। हाँ बिल्कुल, हर तरफ नियॉन लाइटें, होलोग्राफिक विज्ञापन, जैसे ब्लेड रनर का लॉस एंजलिस या साइबरपंक 2077 का नाइट सिटी। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ चकाचौंध नहीं है, इसके पीछे प्रदूषण, संसाधनों की कमी। और शहर बहुत शोरगुल वाले, अव्यवस्थित होते हैं, अराजकता फैली होती है एक तरह से। सही। और टेक्नोलॉजी का क्या? हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। स्रोत बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, साइबरनेटिक इम्प्लांट्स यानी शरीर में लगने वाले मशीनी अंग जी, और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आम हो जाते हैं। फिर वो साइबर स्पेस है, जैसा न्यूरोमांसर में था, एक वर्चुअल दुनिया जहाँ हैकर्स और एआई लड़ते रहते हैं। और ये जो साइबरनेटिक संवर्धन है, जैसे बेहतर आंखें या मजबूत हाथ, ये मिलते तो हैं पर बहुत महंगे होते हैं। तो इसका मतलब स्रोत के अनुसार तकनीक यहाँ सिर्फ सुविधा नहीं लाती, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करती है। एक तरह का, क्या कहें, जैविक विभाजन। सटीक कहा, बिल्कुल। और तीसरा बिंदु है समाज और सरकार। हाँ, स्रोत साफ दिखाते हैं कि यहाँ सरकारें काफी कमजोर हैं। असली ताकत तो उन विशालकाय कॉरपोरेशंस मतलब मेगा कॉर्प्स के हाथ में है। अच्छा। ये कंपनियां ही संसाधन, तकनीक, यहाँ तक कि सुरक्षा भी कंट्रोल करती हैं। वो साइबरपंक 2077 की ट्रॉमा टीम का उदाहरण है ना इसमें। हाँ, वो प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा जैसी। बिल्कुल, जो सिर्फ अमीरों के लिए है। तो समाज में भयंकर असमानता है और नायक अक्सर अकेले लड़ने वाले होते हैं, हैकर या एंटी लीरो टाइप। यानी व्यक्तिगत आजादी और सिस्टम के बीच एक लगातार तनाव बना रहता है। बिल्कुल। और चौथा है सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू। स्रोत कहते हैं कि साइबरपंक असल में लेट कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद के जो चरम प्रभाव हैं उनको दिखाता है, जहां मुनाफा इंसान से ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें टेक्नो ओरिएंटलिज्म की भी बात है, मतलब जैसे एशियाई संस्कृतियों को अक्सर रहस्यमयी या खतरनाक दिखाना या सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना। स्रोत में इसकी आलोचना भी की गई है। अच्छा। पारंपरिक मूल्य तो लगभग खत्म हो जाते हैं, संस्कृति बस विद्रोह, तकनीक और किसी तरह जिंदा रहने के आसपास घूमती है। कहानियां भी अक्सर निराशावादी सी होती हैं। ये तो हुई बड़ी तस्वीर, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं क्या कि इस दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी, मतलब आम इंसान के लिए? वे तंग, शायद जर्जर से अपार्टमेंट में उठते हैं, खाना भी शायद सिंथेटिक हो। और फिर किसी मेगा कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, जहां शायद कोई एआई मैनेजर उन पर पूरी नजर रख रहा है। निगरानी है मतलब? हाँ, और बहुत से लोग गिग वर्क पर निर्भर होंगे, मतलब छोटे मोटे काम, कभी यहाँ कभी वहां, शायद डेटा प्रोसेसिंग या फिर साइबरनेटिक अंगों के साथ कोई मेहनत का काम। और लोगों से मिलना जुलना? वो भी शायद ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर इंटरफेस या दिमागी इम्प्लांट्स के जरिए ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि हर तरफ निगरानी है तो भरोसा बहुत कम होगा लोगों में। हाँ, ये तो है। शाम को शायद लोग वर्चुअल रियलिटी क्लबों में भाग जाना चाहें, असलियत से दूर।
पर हो सकता है वो जगह भी कॉर्पोरेट नियंत्रण में ही हो और हर वक्त ड्रोन और कैमरास की निगरानी का डर, निजता तो समझिए लगभग खत्म ही है। बाप रे। तो मुख्य चुनौतियां जैसा स्रोत बताते होंगी, एक तो ये लगातार निगरानी, दूसरी भयानक सामाजिक असमानता, तीसरी ये कि साइबरनेटिक बदलावों के कारण इंसान होने का मतलब क्या है, इस पर ही सवाल उठने लगेंगे। और चौथी, कॉर्पोरेट ताकत के सामने एक आम इंसान की लाचारी, विरोध करना भी बहुत खतरनाक होगा, उसका अंजाम शायद काफी गंभीर हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने स्रोतों के जरिए देखा कि साइबरपंक एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश करता है जहां टेक्नोलॉजी और सामाजिक दिक्कतें वो बुरी तरह से उलझी हुई हैं। हाँ, कॉर्पोरेट ताकत, निगरानी, असमानता और इंसानियत के सामने बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं कि 1980 के दशक की ये कल्पनाएं आज भी कहीं ना कहीं हमें प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल, ये कहानियां भले ही काल्पनिक हैं, पर ये हमें टेक्नोलॉजी, सत्ता और हमारे अपने समाज के साथ हमारे रिश्तों पर उस पर सोचने को मजबूर करती हैं। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक हमारी जिंदगी का और गहरा हिस्सा बनती जा रही है, हमें किन इंसानी हदों और मूल्यों की रक्षा करनी होगी ताकि हम इन हाईटेक वायदों के लो लाइफ वाले पहलुओं में कहीं फंस न जाएं।